गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन एवोपरेशन। तो स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपने वेपराइजेशन वाला टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको ये चीज़ पता, चलो नहीं भी पढ़ा मैं बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। बट आप में से किसी स्टूडेंट ने कभी सोचा है कि जो हम कपड़ा धोते हैं उसको तो हम बेटा सीधे धूप में रख देते हैं, तो उसका पानी कैसे वेपर में कन्वर्ट होता है और कपड़ा कैसे सूख जाता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि धूप में इतनी पावर तो होती नहीं है कि पानी को 100 डिग्री तक गर्म करें। और इवन आपने ये भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कपड़ा धोकर अपने समटाइम हम रूम में ही उसे क्या करते हैं, कुर्सियों पर डाल देते हैं और कपड़ा क्या होता है, पूरी तरह सूख जाता है। तो बेटा रूम में कौन सा धूप आता है, कपड़ा कैसे सूख जाता है, क्या रीज़न है उसके पीछे? बेटा इसके पीछे रीज़न है एवोपरेशन। इसमें भी वही होता है, पानी वेपर में बनता है, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि उसको 100 डिग्री तक हीट करने की ज़रूरत नहीं होता है। डू यू ऑलवेज नीड द हीट टू चेंज द प्रेशर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू क्वेट सम एग्जाम्पल एवरीडे लाइफ वेयर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट? इसमें क्या है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया बट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक जाए बगैर। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे नदी हो गया, इवन आप गिलास में भी पानी भर के रख दो एक दिन और एक दिन बाद जाओगे तो पानी का लेवल कम हो चुका होगा। नदियाँ हो गए, समुंदर हो गया, और चलो वो तो दूर की बात है, अपने कपड़े को देख लो, ठीक है बेटा। जब हम उनको अनकवर छोड़ देते हैं स्लोली क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, हमारे वेट क्लॉथ ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे होता है? हमने तो ये पढ़ा है कि पानी को गर्म करोगे तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पे तो रूल कुछ उल्टा ही चल रहा है। वी नो डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस। आपको इतना पता है ना कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तब वो रुक सकता है। और याद रखना एक जनरल सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि -273 अगर टेम्परेचर को इतना कम किया जाए तब जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है इन मैटर में वो रुक सकता है, बट इतना कम टेम्परेचर नहीं किया जा सकता है। इतना कम टेम्परेचर आपको पता है कहाँ का होता है? हमारे आउटर स्पेस का, वहाँ का टेम्परेचर इतना ही कम होता है, ठीक है। एट द गिवन टेम्परेचर एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर पार्टिकल डिफरेंट अमाउंट ऑफ नीचे चले गए थे। वी नो डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। और ये भी हमें पता है कि एट किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड हो या सॉलिड हो, इसके पार्टिकल विद अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनके पास होता है। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो चाहे लिक्विड हो सॉलिड हो गैस हो, उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इसलिए मैंने नेग्लिजिबल वर्ड यूज़ किया था कल, ठीक है बेटा। गैस में सबसे ज़्यादा होता है और स्टोन में नेग्लिजिबल होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं क्या बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या है बेटा, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, मतलब क्या है कि लिक्विड के सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है बेटा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा कि वाटर के सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें बाकी वाटर के पार्टिकल के मुकाबले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, जिस करके क्या होता है बेटा, वो पार्टिकल थोड़ी सी हीट जो सन से मिलता है उसे लेकर वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे वो बेटा क्या करता है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो उन्हें जोड़ के रखी हुई है उसको वो ब्रेक कर वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से बेटा इस लाइन को अगर आपको ना समझ आए तो रिपीट कर लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है बेटा। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड
इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवोपरेशन। इसकी अगर आप एक और डेफिनेशन देखना चाहोगे किसी और बुक से, तो प्रोसेस इन विच, जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, याद रखना बेटा। एक और, ड्यूरिंग एवोपरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड फॉर्म। अब देखो बेटा, याद रखो, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बेटा, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। अब ध्यान से इस चीज़ को भी देख लेना, ठीक है। एंडोथर्मिक जो हीट बाहर से लेता है और एक्सोथर्मिक जो हमें हीट देता है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिन्हें हीट की ज़रूरत होती है। एंडोथर्मिक मतलब जिन्हें हीट की ज़रूरत है, और एक्सोथर्मिक मतलब जिनको हीट की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा वो हमें हीट देते हैं, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग एवोपरेशन क्या होता है? लिक्विड एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम सराउंडिंग और फ्रॉम एनी बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट। वो किसी भी आसपास की चीज़ों से हीट लेता है या कोई भी बॉडी जो उसके साथ जुड़ा हो। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ड्राइंग ए क्लॉथ इन द सन द वाटर क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट। अब देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉपी में भी करवाऊंगा, तो यहाँ देख लो। एवोपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। अब ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज ये मैंने कॉपी पे आपको अलग से लिखवाना है। एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, अगर वेपराइजेशन होने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर है। इसका मतलब जब वाटर बॉयल होगा तभी वेपराइजेशन होगा, ठीक है बेटा। अब ये स्लो और साइलेंट प्रोसेस है, ये काफ़ी स्लो और साइलेंट प्रोसेस है, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। ये टेक प्लेस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ये देखो बेटा, मैंने क्या बोला था कि वाटर, ये देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एवोपरेशन में होता क्या। देखो, वाटर के सरफेस पे मान लो ये वाटर है, ठीक है बेटा। इसका जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है वाटर का, अब देखो वाटर का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसमें क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है बाकियों के मुकाबले, बाकी मतलब ये जो बाकी जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो वो थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी वहाँ से लेकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मतलब तोड़ती है और वेपर बन के ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है बेटा। और ये इसलिए सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है, और ये टेक प्लेस एंटायर मास ऑफ लिक्विड में होता है। मतलब जब पानी उबाल रहे हो फ्राई पैन में, जब पानी उबाल रहे हो आप किसी बर्तन में, तो पूरी तरह से पूरा पानी में क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। द रेट ऑफ एवेपरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, वाइंड, स्पीड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। याद रखना बेटा, एवेपरेशन कितना स्पीड स्लो होगा वो डिपेंड करता है कि धूप कितना निकला हुआ है, हवा की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवेपरेशन तेज़ होगा। बट इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे। ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी तेज़ी से हम हीट कर रहे हैं, और किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना ये सरफेस एरिया, वाइंड, स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। बस अपने पानी को जितनी तेज़ मतलब गैस पे आप चलाओगे उतनी तेज़ से ही ये वेपर में कन्वर्ट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं एवोपरेशन को, मतलब जो बढ़ाते हैं या घटाते हैं एवोपरेशन को। इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा रेट ऑफ एवेपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि मान लो काफ़ी बड़ा तालाब है और एक छोटा सा गिलास है। मतलब देखो बेटा, मान लो कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है और ये छोटा सा एरिया। आप खुद सोचो, जब सनलाइट इस पूरे एरिया पे पड़ेगा तो वो पानी जो वेपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ वेपर में कन्वर्ट होगा। बट जब इस छोटे से एरिया पड़ेगा तो पानी सिर्फ इतने छोटे से एरिया से वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। और याद रखना, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो वेपर में कन्वर्ट होना जल्दी शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा, और ये मैंने पढ़ा दिया, विद इंक्रीज द टेम्परेचर वेपराइजेशन आल्सो इंक्रीज। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि एयर में वाटर का कंटेंट कितना ज़्यादा है। मॉइस्चर आपको पता ना, उमस जिसे बोलते हैं हिंदी में। ह्यूमिडिटी इज़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कितना ज़्यादा वाटर एयर में प्रेजेंट है।
एयर अराउंड अस वी, याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम एवोपरेशन होगा। ठीक है बेटा। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर दैन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी है। सीधी सी बात के पीछे रीज़न क्या है बेटा, जो पानी एवोपरेट करके ऊपर जाएगा एयर में, वो जाएगा कहाँ पे, एयर में। बट मान लो कि एयर में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो बेटा एवोपरेशन क्या होगा, उतना ही स्लो होगा। जितना कम एवोपरेशन उतना ज़्यादा, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा एवोपरेशन। इसके पीछे ही बेटा रीज़न है, जून के महीने या जुलाई के महीने में आप गीला कपड़ा धूप में डालो, आधे घंटा छोड़ो, 15 से 20 मिनट में कपड़ा सूख जाता है। बट वहीं सर्दियों में डालो या तो जो बरसात के मौसम में कपड़े डालो, चाहे धूप निकला हो, बट कपड़ा सूखने में टाइम लगता है। इंक्रीज द वाइंड स्पीड, और याद रखना बेटा, जितनी स्पीड से हवा बह रही होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ये देखो, क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन वाइंड डे, मतलब ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हवा तेज़ से बह रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर होता है, ठीक है बेटा, वो भी क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, मान लो वाटर में ह्यूमिडिटी है, एयर में ह्यूमिडिटी है, तो अगर हवा तेज़ चल रही तो वो ह्यूमिडिटी वाले एयर को क्या करेगी, दूर लेके जाएगी, फ्रेश एयर को पास लेके आएगी, जिससे क्या होगा, कपड़े और जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। तो बेटा ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं, ये वाला इनको मैं बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है ना, साथ साथ इन क्वेश्चंस के भी मैं ट्राई करूँगा आंसर देने के। इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अभी आंसर दूंगा आपको। ठीक है, वाई डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा क्या है कि एवोपरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको मैंने अभी बुक में करवाया है, जैसे कि बेटा एवोपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल्स में हमने पीछे पढ़ लिया है, तो इसके आगे के जो टॉपिक्स है बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चंस के रूप में हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है बेटा, एवोपरेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये मैंने आपको पीछे बता दिया, मतलब इसे हीट चाहिए। जब ये प्रोसेस होता है तो इसे क्या चाहिए बेटा, हीट चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग एवोपरेशन। दिस हीट इज़ प्रोवाइड बाय लिक्विड इटसेल्फ और बाय द सराउंडिंग। और जो ये हीट होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, ये कौन प्रोवाइड करता है, देखो बेटा, हर एक लाइन को आराम से सुनो और ध्यान से सुनो, नहीं पता लगता है तभी पूछो, क्योंकि बेटा अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, आपको आगे चीज़ें नहीं समझ आएगी, क्योंकि साइंस जो है बेटा आगे से आगे और डिटेल्स में जाती रहेगी। सो बेटा चीज़ों को ध्यान से सुनना। द हीट प्रोवाइड, तो ये जो हीट होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान कौन देता है, एक तो लिक्विड खुद देता है और वो दो बाहर से लेता है, मतलब सन से लेता है। समझ गए ना बेटा। व्हेन द एवोपरेटिंग टेक प्लेस द रिक्वायर हीट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ लिक्विड एंड द रेस्ट ऑफ द लिक्विड कूल डाउन। अब ध्यान से सुनो, द एवोपरेटिंग लिक्विड टेक द रिक्वायर हीट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ लिक्विड। अब देखो बेटा, इसमें मैंने क्या बोला था, अब ध्यान से सुनो, इसको अच्छे से समझो। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ समझाया। मैंने क्या बोला कि मान लो ये वाटर है, ठीक है बेटा, ये वाटर है, तो मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ये समझाया कि इसके जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बाकी पानी, बाकी वाटर से कम होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब एवोपरेशन प्रोसेस होता है तो हीट कौन देता है इस एवोपरेशन प्रोसेस को, जिससे कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एक तो ये पार्ट और दूसरा कौन देता है, सन। ये दोनों मिलके क्या कराते हैं, एवोपरेशन। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये देता है और कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी पार्ट होगा रिएक्शन के टाइम, मतलब ये जो बाकी पार्ट है रिएक्शन के टाइम, वो जो है बेटा वो तो हीट देते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो कैसे रहेंगे, ठंडे ही रहेंगे। समझ रहे हो ना, मेरी बात दोबारा सुन लो, क्योंकि हीट ये पार्ट देता है। मैंने बोला था ना, जो अपर पार्ट होता है वाटर का
उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वही हीट देता है ड्यूरिंग रिएक्शन के, और वो साथ में हीट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। ठीक है बेटा, और इसी कारण क्या होता है, एवोपरेशन जो होता है। और याद रखना बेटा, जो बाकी पार्ट होता है वाटर का वो क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है एज़ कम्पेयर टू इस पार्ट से। अब पढ़ो यहाँ से, अब शायद आपको ये चीज़ें समझ आए। एवोपरेटिंग टेक प्लेस रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ लिक्विड। इससे क्या होता है, द रेस्ट लिक्विड कूल डाउन। ऑन अदर हैंड इफ द लिक्विड टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग इट कॉजेज कूलिंग ऑफ सराउंडिंग। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इन ए हॉट डे, जब बहुत गर्म दिन होता है, व्हेन अब देखो बेटा, इसके पीछे एक और रीज़न होता है, याद रखना बच्चों, कि पानी खुद तो वेपर बन के उड़ जाता है, एवोपरेट होके उड़ जाता है, बट वो जिसके साथ कांटेक्ट में होता है उसको क्या दे के जाता है, ठंडक दे के जाता है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि जब आपको गर्मियों में पसीना आता है तो क्या होता है, पसीना खुद तो वेपर बन के उड़ता रहता है, बट आपके जो स्किन होता है उसको क्या दे के जाता है, ठंड दे के जाता है। आपकी स्किन को क्या, आपको स्किन को क्या फील होता है, ठंड फील होता है, ठंडा सा फील होता है। ठीक है बेटा, जो हमारे पसीने होते हैं, इट एब्जॉर्ब रिक्वायर हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड फील अस कूल। ठीक है बेटा, इसी तरह रीज़न क्या होता है कि जो एवोपरेशन के लिए इसको हीट चाहिए होता है वो हमारे बॉडी से ले लेता है और वो उड़ जाता है, और हमारी बॉडी क्या देख चल जाता है, ठंड, थोड़ी सी कूल करके चल जाता है। इसी यही रीज़न होता है इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज अलाउड टू एवोपरेट इन कूलिंग कॉल एवोपरेटर। एवोपरेटर मतलब जो हीट को बाहर निकालता है। द कूलिंग कॉयल इज़ फिटेड इन द कूलिंग चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब सीधी सी बात है बेटा, आपने फ्रिज के पीछे पोर्शन देखा हुआ ना, जाली जैसा जो बना होता है, उसी की बात करें, कूलिंग कॉयल। उसके अंदर क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है। ठीक है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, ठंडी सी लिक्विड होता है। ठंडी सी लिक्विड क्या होता है, उस कॉयल के अंदर से पास होता है। आपने फ्रिज के पीछे देखा होगा ना, ऐसे जालियाँ जैसी बनी होती है, देखा होगा। इसके अंदर ठंडी सी लिक्विड बहती रहती है, जो क्या करती है, इसको ठंडा करती जाती है, और इस कूलिंग कॉयल से क्या होती है, हीट निकलती रहती है। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये साथ में बेटा पता क्या करती है, फ्रिज के अंदर से हीट खींचती है और अंदर क्या पहुंचाती है, ठंडक। द कूलिंग कॉयल इज फिटेड द कूलिंग चैम्बर रेफ्रिजरेटर। द वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज लिक्विफाइड विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। और याद रखना बेटा, जो वेपर होते हैं रेफ्रिजरेंट के, उसे वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जो फ्रिज के पीछे होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है। वो कूलिंग मतलब वो जो जिस गर्म हवा को वो बाहर निकालता है, अंदर से गर्मैश को बाहर निकालता है ना फ्रिज के, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके अंदर फिर कंप्रेशर होता है जो उसे ठंडा करता है। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको करवा देता हूँ। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड regain द lost एनर्जी ड्यूरिंग evaporation. दिस प्रोसेस this absorption of energy from the surrounding makes surrounding cool. अब इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन pour some acetone on our। अब देखो बेटा, जब इसमें बेटा किसकी बात हो रही है, नेल रिमूवर की बात हो रही है। इसमें नेल रिमूवर की कैसी बात हो रही है कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, नेल रिमूवर का अपने नेल पे लगाते हैं। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब आप नेल रिमूवर को नेल पे लगाते हो तो आपको ठंडक सी महसूस होती होगी। द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द नेल फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एवोपरेट कॉजिंग। अब देखो बेटा, हमारे लैब में एसीटोन भी है, जो नेल रिमूवर होता है उसमें भी एसीटोन होता है। आप क्या करना, उसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाना। आप देखना बेटा, उसमें क्या होगा, आपके हाथों को ठंडक देगी और वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वो आपकी बॉडी से हीट लेती है, और ख़ुद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को क्या दे के चल जाती है, ठंडक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हम क्यों क्लॉथ पहनते हैं ड्यूरिंग समर। द प्रस्पायर मोर ड्यू टू द बॉडी मैकेनिज्म टू कीप कूल। बेटा हम समर में क्लॉथ इसलिए पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ इस करके पहनते हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को ठंडा रखना पड़ता है। द प्रेस्पिरेशन कम आउट थ्रू द पोर्स इन द। अब याद रखना बेटा, जो पसीने होते हैं गर्मियों के टाइम में हमारी बॉडी से ऑलवेज बाहर निकलती रहती है। इट एवोपरेट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी लीविंग इट। और
इसके बाद क्या होती है, वो पसीना निकल के हमारे स्किन पे आती है, फिर वो क्या करती है, हमारे स्किन में से जो गर्मी होती है वो लेकर खुद तो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, बट हमारी स्किन क्या कर जाती है, ठंडी कर जाती है। और जो कॉटन होता है बेटा, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। इस करके जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कब गर्मियों में, तो वो क्या करते हैं, हमारे पसीनों को सोख लेती है, जिससे क्या होता है कि जब वो एवोपरेट होता है तो पसीने तो मतलब कि वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं और हमारे बॉडी को क्या देता रहता है, वो ठंडक। इसलिए हम इस मौसम में क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट और लास्ट है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने एक चीज़ बेटा नोट किया होगा, चाहे आप ग्लास, अब खुद सोचो बच्चे, जो ग्लास आप लेते हो कांच की, उसके आर पार तो कोई बेटा पोर होता नहीं, कोई छेद होता नहीं, तो कैसे होता है कि जब आप ठंडा पानी लेते हो और उसके आसपास क्या होता है, ग्लास में वेपर जम जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए, आप ग्लास में लो, आप क्या देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट क्या होगा, उसके आसपास आके चिपक जाएगा। और मतलब आपने देखा है ना, आप ग्लास लेते हो तो ग्लास के आसपास क्या होता है, वाटर का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, लेयर सा जम जाता है वाटर ड्रॉपलेट का। ठीक है बेटा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास विच लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। अब देखो बेटा, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि ये जो ग्लास के आसपास का एयर है बेटा, वो क्या है, गर्म है। और आपको पता है ना, एयर के बीच में क्या है, वाटर वेपर है। जब वो वाटर वेपर वाला एयर इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है बेटा कि जब वो इसके ठंडे ग्लास कांटेक्ट में आता है तो वो इसके साथ, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी हीट इस ग्लास को देना शुरू करती है, जिससे क्या होता है, एयर में से वाटर का सेपरेशन होना शुरू होता है और वाटर यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जिसके क्या रीज़न होता है कि वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे स्टिक हो जाता है। द वाटर वेपर कमिंग इन एयर, जब ये कॉन्टैक्ट होता है कोल्ड वाटर ग्लास में, तो वो क्या लॉस करता है, एनर्जी, एंड वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, जिस करके क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पे जम जाता है। सॉरी मैंने वेपर बोल दिया था पीछे, बट वो किस में कन्वर्ट होता है, वो जो वेपर वाला वाटर होता है दोबारा ठंड के कॉन्टैक्ट में आता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और उसमें स्टिक हो जाता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लेक्चर में पूछना। थैंक यू फॉर टुडे।